नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दारानगर के सपा पार्षद व उनके परिवार पर बदमाशों ने किया हमला, जिसके चलते कई लोग हुए घायल। कोतवाली थाना अंतर्गत आलमपुरा क्षेत्र में कारोबारी रंजिश में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से किया वार। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बरेका प्रशासन ने रात्रि में सभी गेट बंद रखने का लिया निर्णय। और भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर गंगा में डूबने से 2 किशोरों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। दारानगर के सपा पार्षद व उनके परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। कोतवाली थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 74 दारानगर के समाजवादी पार्टी के पार्षद मनोज यादव के घर पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के बदमाशों बादल यादव व रवि यादव एवं 25 अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गईं व हॉकी डंडे रॉड चापड़ से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पार्षद के पिता व अधिवक्ता कृष्णा यादव, अधिवक्ता अमित द्विवेदी को सर में गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने के कारण अधिवक्ता अमित द्विवेदी को मंडलीय अस्पताल द्वारा ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये कोतवाली थाने का मामला है। ये होली वाले दिन हमारे भतीजा और भांजों के साथ हुआ था। ये लोग थे किसी प्रकार से परिवार के आते हैं, तो हम लोग नहीं बोले थे। कल हमारे भतीजा को मारे, भांजा को मारे, सबको मारे, तो हम लोग छोड़ दिए कि जाने ये होली का बात है, ख़त्म किए। आज हम तकरीबन 10 सवा 10 बजे आए दर्शन करके, फिर उसके बाद अमित द्विवेदी हमको कोतवाली के पास छोड़े। वहाँ से सावन यादव पूर्व महामंत्री हरिश्चंद्र कॉलेज का उसके भाई के साथ बैठ के आए। तो पहले मेडविन हॉस्पिटल के पास हमको बादल यादव रोके, कहे तई से आगे चल, तू मर गए। फिर उसके बाद जब हम दारानगर तिरमुहानी पे आए, ये लोग इनके चाचा, इनके पापा, पूरे परिवार के साथ लेकर संख्या में आए। पता नहीं क्या लोग थे, हम लोग को 3 लोगों को छोड़ के किसी का नाम भी नहीं जानते। सबको, हमारे पापा को इतना बुरे तरीके से मार दिए कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। 30-40 की संख्या में लोग थे। कोतवाली का ये मामला है। योजनाबद्ध तरीके से लगभग 25 से 30 की संख्या में लोग अस्पताल छापा ढूंढा लिए थे, गाली गलौज करते हुए हमारे घर की तरफ से पहले हमारे भाई को दौड़ा के मारे, उसके बाद घर में घुस के हमारे पिताजी को खींच के लाए बाहर, पिताजी को मारा, घर में सामान तोड़ फाड़ किया। मैं 3 तल्ला ऊपर सोया हुआ था, जब जानकारी तो मैं नीचे आया तो हमारे साथ भी एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे ऊपर हमला किया गया। ये देखिए चापड़ से हमारे पूरा एकदम। क्या पुलिस आई मौके पे? मौके पर पुलिस प्रशासन आई है, पुलिस प्रशासन ने तहरीर दिया है और हम क्लीन मीडिया फाउंडेशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए क्लीन मीडिया फाउंडेशन के इंदुकान दीक्षित, सुधाकर दीक्षित व सुषमा दीक्षित ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल को फाउंडेशन के महमूरगंज विरदोपुर स्थित प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के पूर्व कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण शिरकत करेंगे। क्लीन मीडिया फाउंडेशन का ये मुख्यालय बनाया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन होना है और मुख्य अतिथि इसके रहेंगे श्री नितिन रमेश गोकर्ण, जो पहले यहाँ कमिश्नर थे, आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD है उत्तर प्रदेश के। मुख्य उद्देश्य इसका क्लीन मीडिया फाउंडेशन का है कि मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उसमें कैसे साफगोई और सच्चरित्रता और मोरालिटी लाई जाए, जो समाज में मोरालिटी और सच्चरित्रता को स्थापित करेगा। ये मूल उद्देश्य है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और अब इसको प्रयास ये है कि इसको उत्तर प्रदेश में खासतौर से बनारस, जो कि प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे स्ट्रांग कर करके यहाँ से मैसेज पूरे देश में दिया जाए कि चौथे स्तंभ को हम और मजबूत और साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। जी, कहाँ के लोग इसमें कार्य करेंगे, किस किन जगहों पे? पूरे देश में अभी हम लोगों के झारखंड में रांची में,
बिहार में पटना में, जम्मू कश्मीर में जम्मू में, दिल्ली में, बम्बई में, भोपाल में ऑफिस है और अब वाराणसी को हम लोग मुख्यालय बनाने का फैसला किए हैं, जिससे कि वाराणसी से ही, चूँकि इसको कहा जाता है कि ये कल्चरल कैपिटल है, देश की सांस्कृतिक राजधानी है, तो संस्कृति का और सच्चरित्र जो एक मोरालिटी का सच्चारित्र का यहाँ से ही पूरे देश में फैलाव प्रसार हो सकता है, इसलिए तय किया गया कि इन चीज़ों को यहीं से किया जाए। ये किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। जी। तो हमारी जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं में हमारे कार्यकर्ता हैं और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी सातत्य में हमने पुरस्कार भी किया है भिन्न क्षेत्र के लोग। इधर दो वर्ष में हम लोगों ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करके और विशिष्ट विभूतियों को अपने अपने क्षेत्र में जो लोग हैं प्रसिद्ध हैं उनको हमने पुरस्कृत किया है। और साथ ही साथ हम लोग हर वर्ष जो अपनी पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं उस पत्रिका में ऐसे निबंध दे रहे हैं जिस निबंधों से हम आप सभी को प्रेरणा मिल सके कि पत्रकार को आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाएं। इस तरह के कई कार्ययोजना चल रही हैं। सुषमा जी, क्या कार्य करेगी आपकी ये फाउंडेशन? अभी जैसे आपको दोनों लोगों ने बताया, ये मीडिया में क्लेंजिंग का काम करती है, सफाई का। आप जानते हैं कि जितनी भी समाज में इतना पतन हो गया है कि हर क्षेत्र में वो चीज़ घुस गई है, तो मीडिया में भी घुसी है। तो हम लोग मीडिया कर्मी होके हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हमारे से ही कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो यहीं से हम शुरुआत करें। इसका मतलब लोग पत्रकारों के हक के लिए उनको उनका सही जगह मिले, ये उद्देश्य है। और जितना भी करप्शन फैल रहा है, करप्शन को जानबूझ के करना नहीं चाहता है, मजबूरी हो जाती है जो लोग करने लगते हैं। तो ऐसा माहौल बने कि किसी आदमी को, किसी पत्रकार को करप्शन की तरफ जाना ना पड़े। इस सोच के आधार पे हमने इस संस्था की शुरुआत 2012 में की और ये एक ब्लॉग था पहले। ब्लॉग को हमने फिर वेबसाइट में कन्वर्ट किया। वेबसाइट हमारा जब काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई तो फिर हम लोगों ने इसका एनुअल निकाला। इंटरनेशनल रेफरेंस जर्नल है हमारा, उसको बोलते हैं क्लीन मीडिया एनुअल। और फिर ये हमारा थर्ड स्टेप था। फिर हमने सोचा कि जो इस फील्ड में अच्छे काम कर चुके हैं उनको रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग महानायक शारदा सम्मान एक समारोह आयोजित करते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स, एवरी ईयर, जैसा भी सुविधा हो। और हमारी जो स्क्रीनिंग टीम है बहुत टफ स्क्रीनिंग करती है। उनका पूरा बायोडेटा हम लेते हैं, उनको अच्छी तरह से हम स्क्रीन करते हैं कि वो वाकई हमारा अवार्ड डिज़र्व करते हैं कि नहीं, वो वाकई क्या समाज में प्रेरणा स्रोत बनने के लायक हैं क्या। जब ये सब हम स्क्रीन कर लेते हैं तो फिर हम ये सारी अवार्ड्स भी लोगों को देते हैं। तो ये 3-4 छोटे हम कदम उठाते हैं जिससे कि लोग इस फील्ड में मतलब कोई करप्शन में ना इन्वॉल्व हो और जिस चीज़ के लिए मीडिया बनी है, चौथा स्तंभ है ये, तो वाकई उसी रूप में ये कार्य कर। कोतवाली थाना अंतर्गत आलमपुरा क्षेत्र में कारोबारी रंजिश में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। कोतवाली थाना के आलमपुरा क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई, जहां मजदूरी करने वाले दो सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन इस तरीके से बन बैठे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस दरमियान हुई मारपीट में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल भाई को क्षेत्रीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के आलमपुरा कुतबंद शहीद इलाके में दो सगे भाइयों में कारोबारी रंजिश ने मारपीट का रूप ले लिया। आज दोपहर में जब दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ा तो ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घायल के आरोपों को आधार माने तो आज कारोबार को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई थी। इस दरमियान एक भाई नासिर सुहेल ने अपने भाई अब्दुल मलिक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपों के अनुसार घायल अब्दुल मलिक और परिजनों की चीख पुकार सुनकर जब पड़ोसी दौड़े हुए आए तो हमलावर भाई नासिर सुहेल मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज अखिलेश वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल युवक को इलाज हेतु क्षेत्र के नागरिकों के सहयोग से अस्पताल भेजा, जहाँ उसकी
हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक के परिजन द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं हमलावर नासिर सुहेल फरार बताया जा रहा है। हमारे ऊपर छुरी से वार किया गया था। किसके द्वारा आपके ऊपर? वो हमारा बड़ा भाई था। मसला यूँ है कि घर पे 2 चरखा है तानी तनने के लिए, एक पे वो तनते हैं और एक पर मेरा तनने का इरादा भी था। मैं बाहर गया था, 1 साल चेन्नई में था, काम कर रहा था और दूसरी पढ़ाई भी कर रहा था। अभी 2 महीने पहले आया था, काम मिल नहीं रहा यहाँ पे, तो सोचा कि मैं चरखा अपना चालू करूँ। मैं चरखा चालू करने के लिए उधर गया था तो देखा वो अपना जो चरखे पे जो लगाते हैं अंटा वगैरह ना, तो अंटा वहाँ पर पूरा क्या है भरा हुआ था। मैं अंटा को हटाने की कोशिश कर रहा था तो बोले कि यहाँ से अंटा नहीं हटेगा, तुम्हें जहाँ कहीं और रखना यहाँ से नहीं हटेगा। हम एक झोला उठाया, बाहर किया, वो लाकर अंदर रख दिया, फिर मैं उठाया बाहर कर दिया, फिर मैं अंदर कर दिया। ऐसा करते हुए 3 बार हुआ, 2-3 बार हुआ। फिर वो गया छुरी लेकर आया, गर्दन को एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से क्या है गर्दन में छुरी रख के दबा दिया, पुश कर दिया। वही हुआ है। ये तकरीबन 10 बजे या 10:30 बजे की बात है आज सुबह। तो कितनी टाँकें लगी हैं और कितनी तकलीफें हुई? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 20 के लगी हुई है। 20 टाँकें लगी। हाँ। तो जो चरखा की बात आप कर रहे हैं वो क्या पुश्तैनी चरखा है या फिर उनका अपना है? नहीं, उनका अपना नहीं है। वो दोनों चरखा मेरे वालिद का है, मेरे फादर का है। तो क्या इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी है? हाँ, पुलिस वगैरह ये लोग किए हैं। अभी मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि पुलिस को कुछ इन्फॉर्म कर सकूँ। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बरेका प्रशासन ने रात्रि में सभी गेट बंद रखने का निर्णय लिया। संपूर्ण भारत में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए बरेका प्रशासन सजग हो गया है। कोविड-19 से बचाव हेतु बरेका परिसर के सभी द्वार रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान बरेका कर्मी परिचय पत्र दिखाकर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण परिसर में कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी बरेका कर्मियों को कोविड का टीका लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर गंगा में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। बेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसी घाट पर गंगा में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से सोमवार की दोपहर 2 किशोरों 15 वर्षीय राजकुमार गौड़ और 14 वर्षीय यश की मौत हो गई। परिजनों को किशोरों की मौत का पता मंगलवार को घाट पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर चला। इस घाट पर 24 घंटे के अंदर डूबने से मौत की ये दूसरी घटना है। बताया जा रहा है कि जब गायब दोनों किशोर के परिजन तुलसी घाट पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो दोनों किशोर सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे गंगा में डूबते हुए दिखाई नजर आए। इसके बाद बेलूपुर पुलिस गोताखोर और जल पुलिस की मदद से दोनों की तलाश में जुट गई। दोनों का शव कुछ ही देर में गोताखोरों ने खोज निकाला। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारनाथ सिंहपुर गांव में युवकों ने 3 युवकों को मारकर घायल कर दिया। होली के दिन डीजे पर जबरदस्ती नाचने को लेकर सारनाथ के सिंहपुर गांव में मंगलवार की रात लगभग 8 बजे आधा दर्जन युवकों ने 3 युवकों को डंडे हॉकी से मारकर घायल कर दिया। इस मामले में गांव के अवधेश ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि होली के दिन सिंहपुर गांव में डीजे बजाकर गांव की लड़कियां नाच रही थीं। तभी गुरुपुर के विक्की, पालू, समीर, विकास सहित आधा दर्जन युवक शराब के नशे में डीजे पर पहुंचकर जबरदस्ती नाचने लगे और छेड़खानी करने लगे। इस बात को देखते हुए ग्रामीणों के मना करने पर वे नोकझोंक कर वापस लौट गए। लेकिन मंगलवार की रात लगभग 8 बजे सिंहपुर के गोलू, अजीत, गौतम, अजय श्रीनगर बाजार में किसी काम से गए, जिन्हें मौका देखकर गुरुपुर के आधा दर्जन युवकों ने डंडे हॉकी से 3 युवकों को मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिराई गांव में कराया। वहीं गांव के अवधेश ने इस बाबत तहरीर दी है।
सर ये झगड़ा ऐसा है कि ग्रोहपुर राजभर बस्ती के जो लड़के हैं वो झुंड भगाकर हमारे गांव में आते हैं, रात में भी आते हैं, दोपहर में भी, दिन भर में 3 बार 4 बार आते हैं। वो टहलेंगे करेंगे, लड़कियों को देखते हैं, बोली बोलेंगे, गाना गाते हैं, कभी लड़कियों का हाथ पकड़ लेते हैं वो लोग। उसी लिए हमारे गांव के कुछ लड़कों ने उन लोगों को समझाया कि भाई देखिए अपने मतलब से रखिए, कोई काम है तब गांव में आइए या न मत आइए। उसमें लड़कों से उन लोगों ने हाथापाई कर लिया, लेकिन लड़कों ने समझाकर उन लोगों को भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने। फिर वह सुबह के समय वो लोग लाठी डंडे के साथ में 10-20 लोग आए। फिर गांव वाले भी अपने आए, इकट्ठा हुए, उन लोगों को रोके, समझाए, फिर चले गए। उसके बाद ये लोग कह किए कि हमारे गांव के कोई भी लड़के कहीं मार्केट जा रहे हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि भैया मामला शांत हो गया है, वो कहीं भी जा रहे हैं तो ग्रोहपुर के लड़के जो हैं झुंड बनाकर 4 लड़के 5 लड़के उन लोगों को पकड़कर मार रहे हैं। अभी एक लड़का गया था पतेरवा बाजार में मार्केट करने, वहाँ पर उस लड़के को मारे, वहाँ के कुछ मार्केट वालों ने उन्हें बचाया, वो चला आया। अभी शाम को क्या हुआ कि एक लड़का गया था मार्केट मछली लेने के लिए, वो एक दोस्त के साथ में भी था अपने, वो आ रहे थे, वह गांव के पास में ही ये लोग झुंड बनाकर कॉलोनी में खड़े हुए थे अंधेरे में। वो लड़का जब गया उसे कुछ नहीं बोला, उसे पकड़े और मारने लगे, उसे लाठी से मारे हैं और उसका सर फट गया है, वो लड़का बेहोश हो चुका था। हम लोग उसको लेकर 100 नंबर पर फ़ोन किया, 100 नंबर गाड़ी लेकर थाने पर आई है, यहाँ रपट किया गया है, FIR कराया पूरा। यहाँ से दरोगा जी ने उन्हें मेडिकल के लिए भेजा है चिरई गांव पर। कौन कौन लोग थे मारने वालों में से? सर अंधेरा इतना था कि हम लोग नहीं चिन्ह सके थे, वही लड़का पहचाना है और वो लड़का होश में आएगा वहाँ से, तब उन लड़कों का नाम बताया जाएगा। घायल जो हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं? घायल सर 3 लोग हुए हैं। क्या क्या नाम क्या है? गोलू है, गौतम, अजीत, ये 3 लड़के घायल हुए हैं। क्या चाहते हैं अभी, क्या मांगे आप लोग? सर हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग SC और ST का मुकदमा चाहते हैं करना है उन पर। इसमें सबसे आगे हमारे जो सुरेंद्र सभासद हैं, उनका लड़का इसमें सबसे आगे रहता है। वो लड़का उनका मारा सुरेंद्र, यह पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है सर, ये तीसरी बार हो गया। इसके लिए सभासद से भी हम लोगों ने कई बार कहा, लेकिन सभासद ने भी हमारे इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपने गांव के लड़कों को किसी को नहीं समझाते। सुरेंद्र खुद करवाता है, इनका लड़का आगे सबसे है उसमें। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को SC ST उन पर लगाया जाए। सर एक बार की बात नहीं, कई बार हो चुकी है, हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो सर हम आगे तक जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मिर्जामुराद थाने के रखवाना गांव में खेत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखवाना गांव में बुधवार की दोपहर में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से हाई टेंशन का तार गया था, जिसमें अचानक चिंगारी निकलने लगी और बिजली के शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई। आग लगने के चलते पूरी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बंगाल में होने वाली सभा के निरस्त होने के संदर्भ में भाजपा सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। भाजपा सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे सभी बंगाल के समर्थकों, सहयोगियों, साथियों को कहना है कि आज मेरी 2 सभा दमदम और रास बिहारी की कैंसिल हुई है। इससे आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ममता सरकार की यही तानाशाही हम सबकी ताकत को दर्शाता है। ये इस बात का संकेत है कि अब बंगाल में BJP की सरकार आ रही है। दीदी बुरी तरह से हार रही हैं। सत्ता के दम पर कब तक सियासत चलेगी? अब ममता दीदी का राज जाने वाला है। बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है। इस वक्त मैं बंगाल कोलकाता में हूं। चुनाव प्रचार, जैसा आप जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेशा लेके हम लोग घूम रहे हैं। आज मेरी 4 सभाएं थी। पहली सभा 1 बजे थी, मैं तैयार बैठा रहा और 1 बजे अचानक 1:45 बजे हमको पता चलता है कि सभा कैंसिल है, पुलिस परमिशन नहीं, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, सब कुछ होते हुए। खैर फिर पता चला शाम को एक हमारी सभा थी राज बिहारी में, वो भी कैंसिल हो गई। तो मेरे जितने भी फैंस हैं, बंगाली भोजपुरिया फैंस और जो भी भारतीय जनता पार्टी को प्रेमी, मोदी जी की बातों को सुनने के लिए आए थे और मुझे देखना चाह रहे थे, वो लोग नहीं देख पाए। वो सब लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। दीदी मैं क्या आप कितनी सभाएं कैंसिल करवाएंगी? भारतीय जनता पार्टी यहां जीत रही है 200 से ज्यादा सीटों के साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, सोनार बंगला का उनका सपना, वो पूरा होकर रहेगा। 2 मई दीदी आप गई, आप कितना भी हम लोगों को रोकना चाहें, कितनी भी
कितने भी हथकंडे आप और आपकी पार्टी के लोग और आपका प्रशासन कर ले, हम लोग रुकने वाले नहीं दीदी, क्योंकि ये देश हित की पार्टी है, राष्ट्र हित की पार्टी है। ये भारत माता के लिए जीते हम लोग, न बम से डर है न गोलियों से डर है। हमारी सुरक्षा भी आपने हटवा दी, कोई बात नहीं, हम लोग जीतेंगे। बोलेरो और बाइक में हुई टक्कर के चलते 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। नगर पंचायत गंगापुर तिराहे के पास गंगापुर से अकेलवा मार्ग पर बोलेरो और बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो खाई में जा गिरी। इस दौरान बाइक सवार राहुल राजभर और बोलेरो सवार वीरेंद्र प्रजापति बुरी तरह घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर बाइक सवार को इलाज के लिए बगल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बोलेरो चालक वीरेंद्र को BHO स्थित ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। मिश्रित खेती कर चिरई गांव के ओंकारनाथ प्रसाद अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज मिश्रित खेती का जमाना है, इस बात को सही साबित कर दिखाया है ओंकारनाथ प्रसाद ने। विकासखंड चिरई गांव के सरैया के ओंकारनाथ ने 1995 में 3 बीघा जमीन खरीदकर उसमें परंपरागत धान व गेहूं की पैदावार शुरू की और 10 वर्षों तक इसे अनवरत करते रहे, लेकिन इसमें उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अपने एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने तालाब खुदवाकर मछली पालन व मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। वहीं कुछ पशु भी, जिसमें गाय भैंस का भी पालन शुरू किया। उसके बाद उनकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आज वो मछली पालन व मधुमक्खी पालन से सालाना 5 से 7 लाख रुपए की आमदनी करते हैं और मधुमक्खी पालन से एक और लाभ उनको यह मिला कि जिस जगह इसके बक्से रखे जाते हैं उस एरिया में लगे सरसों व गेहूं की पैदावार 25 से 30% तक बढ़ जाती है। KTV के संवाददाता से बात करते हुए ओंकारनाथ प्रसाद ने बताया कि जब से हमने मिश्रित खेती शुरू की है तब से हम सालाना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और 4 लोगों को अपने यहाँ रोजगार भी दिया है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की कि वो भी मिश्रित खेती कर लाभ कमाएं। मैं इस ज़मीन को 1995 में क्रय किया था, 3 बीघे। उसके बाद इसमें मैं गेहूँ चावल लगाता था। गेहूँ चावल से मुझे कोई ख़ास इसमें फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। 10 वर्ष तीसरी लगाया तो एक सज्जन हमारे मित्र हैं, बंगाल में रहते हैं, उन्होंने बोला पहले आम का बागान लगाओ, बीच में जगह छोड़ दो काफ़ी। मैंने आम का बगीचा लगाया, बढ़ गई। उसके बाद जब पेड़ बढ़ गई उसके बाद जो है उनके आदेश पर, मैं उनके इंस्ट्रक्शन पे मैं ज़मीन बीच में दो आम के पेड़ के बीच पर जो जगह है उसमें जो है गड्ढा खोदा कर जो है उसमें जो पानी से भर दिया। उसके बाद जो है कुछ हमने स्टडी किया, कुछ जानकारी मछलियों के बारे में लिया। इसके बाद जो है मछली पालन शुरू कर दिया। मछली पालन का साथ साथ जो है मधुमक्खी पालन का भी जब हमने शुरू कर दिया। यह खाद्य ग्रामोद्योग आयोग से मुझे बक्सा मिले, बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मैं 4-5 लाख के करीब मैं कमा लेता हूँ इस चीज़ से। और यही नहीं, मैं 2-3 लोग का इसमें जो है रोजगार भी दिया हूँ, वो भी खटते हैं इसमें, उनका परिवार का पालन पोषण इसी से होता है। आज अगर बात की जाए केवल आपके मछली पालन या केवल मधुमक्खी पालन से, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप साल में कितने आमदनी कर लेते हैं? मधुमक्खी पालन से 5 लाख। मधुमक्खी पालन से 5 लाख और मछली नहीं, सब लेकर मधुमक्खी पालन और मछली से 5 लाख से के ऊपर ही, 5 लाख से ऊपर। किसान भाई को अपना सोच थोड़ा बदलना होगा। लकीर के फ़कीर होने से काम नहीं चलेगा। अभी नया किस्म का मॉडर्न बहुत खेती के तरीके वो अपनाना चाहिए। और जो खाली जो ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, उसको जो है गड्ढा खोद कर उसमें मछली पालन करें। और इसके अतिरिक्त शहद, मधुमक्खी का बक्सा रखे, जिसका अनुदान जो खाद्य ग्रामोद्योग आयोग से मिलता है उससे कंसल्ट करें, वहाँ से सीखे, ट्रेनिंग लेकर जो है वो पालन करें। वो पालन करने से यही शहद का ही लाभ नहीं होगा, पूरी खेती का जो है 24% खेती आपका उपज बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो है शहद का भी, मधुमक्खी का भी धंधा करे। और
साथ साथ जानवर भी रखे, गाय हो भैंस हो, उसको रखने से कि आपको मल्टीपर्पज़ जो खेती हो गया ये मल्टीपर्पज़ जब खेती करेंगे तभी जो है आमदनी बढ़ेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दारानगर के सपा पार्षद व उनके परिवार पर बदमाशों ने किया हमला, जिसके चलते कई लोग हुए घायल। कोतवाली थाना अंतर्गत आलमपुरा क्षेत्र में कारोबारी रंजिश में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से किया वार। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बरेका प्रशासन ने रात्रि में सभी गेट बंद रखने का लिया निर्णय। और भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर गंगा में डूबने से 2 किशोरों की हुई मौत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।